अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज की कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर एक बहन ने शेयर की है। वो अपनी कहानी इसलिए सुनाना चाहती थी ताकि उनकी कहानी सुनकर और बहुत सारी बहनों का भला हो सके। वो अपनी कहानी के ज़रिए इस मुआशरे की हकीकतों को बयान करना चाहती थी कि खुदारा किसी भी रिश्ते पर ज़्यादा एतबार ना करें और अपनी इज्जत के मामले में किसी भी रिश्ते पर अंधा एतबार ना करें। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि हमारे ये 2 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। मैंने चौंक कर सामने डॉक्टर को देखा था। एक झटके से उठकर खड़ी हुई और बोली कि आप होश में तो हैं? ये क्या कह रही हैं? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? ध्यान से देखें, ये किसी और की रिपोर्ट होगी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर को भी जैसे शक सा होने लगा। उसने रिपोर्ट को देखा और बोली कि मोहतरमा, ये आपकी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने आपकी रिपोर्ट ली है। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं तो कंवारी थी, गैर शादीशुदा थी। मेरे हवास गुम थे और मैं रोने लगी थी। आखिर किसने किया था मेरे साथ ये सब? मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर से छीनने के अंदाज में ली और बाहर निकल आई। आंसू मेरी गालों पर बह रहे थे। मैं जानती थी मैं कोई गलत लड़की ना थी, ना मेरी लड़कों से दोस्ती थी। मैं तो होती भी घर थी। मेरे साथ ये सब कुछ आखिर कौन कर सकता था? सारे इशारे जिस शख्स की जानिब जा रहे थे वो मेरा भाई था, मेरा सगा भाई अरमान, जो मुझसे 2 साल छोटा था। कहीं अरमान ने तो मेरे साथ कुछ। मैं सर पकड़कर रह चुकी थी। मुझे सब कुछ एक फिल्म की तरह चलता हुआ महसूस हो रहा था। अव्वल से आखिर तक मेरे भाई का रचाया हुआ खेल मुझे याद आने लगा कि कैसे वो मेरे मसाज किया करता, मेरे करीब आता, बहाने से मुझे छूता। वो इस हद तक भी गिर सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था। बात तब शुरू हुई थी जब हमारे कॉलेज से हमें छुट्टियां मिली थी। पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेटी थी। पूरा वजूद थकन से चूर हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा बदन अकड़ चुका है। मैं अपने बेड पर लेटकर करहाने लगी और अपने हाथों से अपने सर को मसाज देने लगी। मेरे करहाने की आवाज सुनकर मेरा भाई कमरे में आया था। कहने लगा, क्या हुआ ईमान, थक गई क्या? अरमान ने मोबाइल उठा रखा था, कानों में हैंड फ्री लगाए हुए थे। वो फिक्रमंदी से मेरे जानिब बढ़ा और अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। मैंने आंखें मूंदते हुए करहाते हुए कहा कि हाँ यार, काम ही इतना होता है। अम्मी तो सारा काम मेरे सर पर डालकर घर से चली जाती हैं। मेरी तो कॉलेज से छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी करके भाग गई है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर अरमान हंसा और मेरे पास बेड पर बैठ गया। मेरे गाल को बड़े प्यार से पकड़कर कहने लगा, मेरी प्यारी बहना, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए नीम गर्म दूध लेकर आता हूं। तुम उसे पी कर सो जाओ। कोई काम करने की जरूरत नहीं है। खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। मैंने भाई की ये बात सुनी तो मुस्कुरा गई। कहने लगी कि हाँ, बस खाने वाला एहसान तो मुझ पर कर देना। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। सो जाऊंगी तो मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर हो जाएगी। भाई कमरे से जा चुका था। कुछ देर बाद नीम गर्म दूध के ग्लास के साथ वो दोबारा हाजिर हुआ था।
बेसाख्ता मुझे अपने भाई पर प्यार आया था। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हों। मैं दिल ही दिल में उसे ढेरों दुआएं देने लगी और वो नीम गर्म दूध का ग्लास पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। अरमान कहने लगा कि चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूं, तुम सो जाओ। मैंने उसे मना भी किया कि तुम इतना सब मत करो, मैं बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। मगर वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था। दर्द की शिद्दत तो जैसे कम होती चली जा रही थी। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी। कब मैं गहरी नींद में चली गई पता ही नहीं चला। कई घंटे तक मैं सोती ही रही थी। मेरी आंख अम्मी की आवाज पर खुली थी। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो सर बुरी तरह बोझल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे तो झटका सा लगा था। इतनी देर तक मैं सोती रही थी। मुझे ठीक से याद था जब मैं लेटी थी तब दिन 12 बजे का वक्त था। 8 घंटे से मैं सो रही थी और मुझे कुछ होश नहीं था। बड़ी अजीब बात थी। अम्मी अब्बू तो कब के आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर से आ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की मेज पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर अरमान के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वो भी मुझे मुस्कुरा कर देखने लगा। खाना खुद मेरी प्लेट में डालकर देने लगा और फिर अम्मी को नाराजगी से कहने लगा कि अम्मी आप ईमान पर बहुत काम का बोझ डालती हैं। अरे अगर वो मुलाजमा नहीं आ रही तो उसकी जगह कोई और मुलाजमा देख लें। ये बेचारी सारा दिन काम कर कर के थक जाती है। देखें तो क्या हालत हो गई है। रंगत पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई कुछ खराब सी हो चुकी थी। मैं काफी बोझल सा महसूस कर रही थी। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ अब्बू की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे तो सिर्फ अब्बू की तनख्वाह से पूरे होने वाले नहीं थे। इसलिए मेरी अम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां बाबा करते थे। वैसे तो हम सब ही अपने अपने काम पर चले जाते थे। मैं और अरमान कॉलेज जाते थे, मगर पेपर्स की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर ही रहना पड़ता था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरा भाई मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका था। इससे पहले वो मेरे साथ रिवायती बहन भाइयों जैसा ही था, लेकिन जब से मुझे छुट्टियां हुई थी और मैं घर रहने लगी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करवाने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरे हाथ दबा देता, मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती रहती, मगर कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ, मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरा भाई कभी ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ हो। धीरे धीरे कदम चलता मेरे पास आकर बैठ गया। भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। जब कमरे में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे ठीक से याद था कि मैं सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी। फिर ये कैसे खुल सकता था? मैं नींद से भरी आंखों से उठी और जमाई लेते हुए दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा पलट कर बेड पर सो गई। मेरी आंखें बंद थीं कि एक मर्तबा फिर मुझे कदमों की
चाप सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई बेड पर मेरे पास बैठा हुआ हो। वो अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा ही रहा था, जबकि मैंने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुझे तो डर सा लगने लगा था, अजीब घबराहट सी होने लगी थी। कुछ मैं थी भी डरपोक। मैंने उठकर कमरे की रोशनी ऑन कर दी और दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। प्यास से हल्क भी खुश्क होने लगा तो कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकले। ऐन उसी वक्त अरमान भी अपने कमरे से बाहर निकला था। मुझे उठा देखकर कहने लगा कि क्या बात है आपी, अभी तक जाग रही हैं? मैं उसे बताने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। पानी पीकर दोबारा कमरे में आई ताकि सो सकूं, मगर अरमान भी मेरे पीछे ही मेरे पास आ चुका था। कहने लगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं आपके पास सो जाता हूं। मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मगर अरमान जिद करने लगा कि लगता है आप ख्वाब में डर चुकी हैं, आपको मैं अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो गई तो जानती हैं ना, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। चलें आप सो जाएं, मैं भी यहीं सो जाता हूं। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी थी। मैं उसे कहने लगी कि नहीं, मैं ठीक हूं, मगर वो तो मेरे कमरे में ही सोने पर बजिद था। मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं पर सो गया। बहरहाल मैं भी आंखें मीच कर सो चुकी थी, मगर उस रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को भी सहलाया, मेरे कानों पर अपनी उंगलियां फेरी और मैं बस पुरसुकून सी होकर सो गई। मुझे सब कुछ एक ख्वाब ही लग रहा था। अगले सुबह मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा ही खुशगवार था, मगर जैसे ही अपने वजूद पर गौर किया तो मैं बौखला चुकी थी। ये तो शुक्र था कि मैंने कंफर्टर से अपना जिस्म ढक रखा था, क्योंकि सोते हुए मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई थी क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह गाफिल नहीं होकर सोई थी। आज तो अरमान भी बहुत खुश लग रहा था, ना जाने क्या वजह थी। मैंने उसे पूछा तो कहता कि मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूं। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए, आखिर वो कैसे खुश नहीं होगा। घर के सारे काम वगैरह निपटा कर मैं बैठी तो अरमान तेल लेकर मेरे सर पर आ गया। कहने लगा कि ईमान, आप अपने बाल खोलें, मैं आपके सर में मसाज करता हूं। मुझे उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती थी। मैं कहने लगी, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है, जाओ टीवी देखो, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर आओ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर वो तो खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा कि आप ही नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को मिलते हैं मुझ जैसे भाई। आपका भाई जब आपके इन खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको मसला ही क्या है। चले आए, मैं आपके सर का मसाज करता हूं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे वहां से उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे लंबे घने बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। मेरे सिरहाने बैठकर मेरे लंबे बालों को मसाज करने लगा। अरमान मुझसे 2 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाया करता था। मैंने कहा भी कि अरमान, मुझे आप ही कहा करो, मैं तुमसे बड़ी हूं। मगर उसका जवाब सुनकर तो मैं जैसे खामोश ही हो चुकी थी। कहने लगा, मैं तो आपको आप ही नहीं बुलाने वाला, आपको हमेशा नाम से ही बुलाऊंगा। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, बस आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है आप हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती मेरे साथ रहें।
और मैं आपके लाड उठाता रहूं। वो और भी बहुत कुछ बोल रहा था, मगर अरमान के हाथों में तो जैसे जादू था। मसाज से मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू बड़ी ही जबरदस्त थी। मैंने अरमान से पूछा भी कि ये कौन सा ऑयल है। मेरे पास तो ऐसा कोई हेयर ऑयल मौजूद नहीं है जिसकी खुशबू इतनी अच्छी हो। ये सुनकर अरमान कहने लगा, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन बालों के लिए ही बना है। उसकी बातें बिल्कुल बचकाना सी होती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि ये बात किस तरीके से कर रहा है। बहरहाल धीरे धीरे मैं नींद की वादियों में खोती चली जा रही थी। एक मर्तबा फिर मैं सो चुकी थी, मगर जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मनो भारी वजन मैंने अपनी टांगों पर रख दिया हो। पूरे बदन में दर्द सरायत करता जा रहा था। मैं धीरे से उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने वजूद पर गौर किया तो मैं मुकम्मल भीगी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने नहला दिया हो। मेरे कपड़े भी गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर से आ रहे थे। मुझसे चलना दोभर हो रहा था, मगर मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर वॉशरूम गई और फ्रेश हुई थी। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सो नहीं रही थी, बल्कि कोई मुशक्कत भरा काम कर रही थी। हल्क खुश्क हो रहा था। मैं जो कमरे से बाहर निकली तो मुझे सरगोशियों की आवाज आई। ऐसे लग रहा था जैसे अरमान किसी से हंस हंस कर बात कर रहा हो। घर में तो मेरे और उसके अलावा और कोई भी नहीं मौजूद था। फिर वो किससे बात कर रहा था? मैं पहले तो किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो जो भी था गेस्ट रूम से बाहर जा चुका था। मैं किचन के दरवाजे से लगी खड़ी थी। जब अरमान गेस्ट रूम से निकला तो उसके हाथ में 5,000 के कई नोट थे, जिनको देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर तो बल पड़े। अगले ही पल अरमान की भी मुझ पर नजर पड़ी थी। मुझे देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी और रंग जैसे उड़ सा गया। कहने लगा, ईमान आप उठ गई? मैं चलते हुए उसके करीब आई। वो हड़बड़ाकर पैसे अपने पीछे छुपाते हुए पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर बोली, अरमान इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? वो नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं तो तजस्सुस में मुब्तला थे। मैंने कहा, ये पैसे अब्बू के लॉकर से तो नहीं निकाले? मैं सख्ती से बोली तो वो सहम गया। कहने लगा कि ये पैसे अब्बू के एक दोस्त देने आए थे। मैंने सोचा था कि ये अपने पास रखूंगा और लेटेस्ट मोबाइल ले लूंगा। अब्बू का कोई पुराना कर्ज था, वो उतार कर गया है। अगले ही पल वो पैसे मैं उसे ले चुकी थी और बोली कि खबरदार जो तुमने कुछ भी ऐसा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम बजाय ये पैसे उनको देने के खुद छुपा रहे हो। अरमान शर्मिंदा था, मगर मैंने वो पैसे रात को अब्बू को दे दिए थे। अरमान ने मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। आज तो वो सोने भी जल्दी चला गया। अगले रोज मैं किचन में काम कर रही थी जब अरमान अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही लेकर आ गया। मैं उस वक्त दुपट्टा उतार कर एक तरफ को लटकाए बर्तन धो रही थी जब वो सब हंसते मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। मैंने फौरन दुपट्टा किया और फिर अरमान को बुलाने लगी कि ये क्या तरीका है? तुम जानते भी हो इस वक्त अम्मी अब्बू घर पर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर लेकर आए हो। अरमान के तो तेवर ही बदल चुके थे। कहने लगा कि ये मेरा घर है,
जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका क्यों ख्याल करूं? अच्छा सा खाना तैयार करें, मेरे दोस्त लंच यहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? ये करना तो ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वो बोला कि डाइनिंग टेबल पर सर्व भी खुद करें। मुझे अरमान का ये रवैया हैरान कर रहा था। सिर्फ इतनी सी बात पर आखिर वो ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना मेज पर लगा दिया। मैंने गौर किया था कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वो सभी मर्द थे, अरमान की उम्र से बहुत बड़े थे, अजीब तरीके से घूरते जैसे कच्चा ही चबा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह चुकी थी। जैसे ही वो गए तो मैं अरमान पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में दिखाई ना दें। मगर वो तो अगले ही पल मुझे कंधों से थाम कर झिंझोड़ चुका था। फिर अपने हाथों मेरे गाल थाम कर कहने लगा, उफ हो, इतना गुस्सा कहाँ से आता है आप में? नहीं आएंगे वो दोबारा, मगर आप इस बारे में अम्मी अब्बा को कुछ नहीं बताएंगी, ओके? कैसा शख्स था ये? कभी मूड कैसा होता था और कभी प्यार निछावर करने लगता। बहरहाल मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अरमान की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी थीं, क्योंकि वो अब मुझे अजीब ही तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सो चुकी तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। बौखला कर आंखें खोली तो अरमान मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही तो हूं जिसको आपकी इतनी फिक्र है। अम्मी अब्बू को तो जॉब से ही फुर्सत नहीं। खैर मैं भी पुरसुकून हो चुकी थी, आंखें मीच कर सोने लगी। अरमान के हाथों के मसाज से तो मैं नींद की वादियों में खो जाया करती थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश गुम हुए थे। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतना नहीं, बेड पर एक सफेद रंग की शर्ट भी पड़ी थी और साथ ही एक मर्दाना घड़ी भी पड़ी थी। आखिर ये किसकी थी? मैं तो कितनी देर कुछ बोल ना सके। सर में इस कदर शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे तो किसी ने बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे अपने पास सरगोशियों की आवाज आ रही थी, मगर ये कौन बोल रहा था मैं पहचान न सकी। मुझे तो सिर्फ अरमान की आवाजें लग रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे अरमान मेरे कमरे में मौजूद हो, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने आंखें खोलकर सबसे पहले बेड की जानिब देखा, जहां पर शर्ट और घड़ी पड़ी थी, मगर अब तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मैं बच्ची नहीं थी जो कुछ ना समझ सकती। घर में सिवाय मेरे और अरमान के और कोई नहीं होता था। लेकिन मेरे सो जाने के बाद आखिर ऐसा भी क्या होता था कि मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर होता। ऐसे लगता था जैसे मुझे पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा होता था। रंगत तो बिल्कुल ही पीली पड़ चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस रोज भी अरमान मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ चुकी थी। जहन में ये बात आई थी कि अजीब वसवसे आने लगे थे। तबीयत भी खराब थी, मगर मेरी तबीयत खराब देखकर अम्मी भी परेशान होने लगी कि मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। आखिर क्या मसला है तुम्हें? देखो तो सही किस तरह जर्द पड़ चुकी हो। उस रोज सारी रात मैं उल्टियां करती रही।
सांस फूल रहा था, ठीक से सो ना सकी। अगले रोज मेरे माँ बाप हमेशा की तरह फिर भूल कर अपने काम पर जा चुके थे। उन्हें तो शायद मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां पर अल्ट्रासाउंड में आया था कि मैं हामला हूं। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कौन कर सकता था? अरमान मेरा भाई था, लेकिन फिर जहन में ये बात आई कि अरमान को तो मैं अपना सगा भाई समझती हूँ, जबकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अरमान मेरा सौतेला भाई है। वो मेरे माँ बाप की औलाद है, जबकि मैं तो अपनी अम्मी की पहली शादी में से थी। इस तरह की बातें मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से अपने माँ बाप को इस बारे में बताऊं। अरमान मेरे पास बैठा माँ बाप के सामने कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींच देता। अगले ही रोज मैं हॉस्पिटल गई और एबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए करें। डॉक्टर ने डीएनए रिपोर्ट पकड़ाई तो मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल चुकी थी। मैं जो समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। ये बच्चा तो किसी और का था, लेकिन कौन कर सकता था मेरे साथ ये सब कुछ? ये सब कुछ करने वाला कौन था? सच्चाई तभी खुल सकती थी अगर मैं अपना रवैया अरमान के साथ कुछ दिन मजीद वैसा ही रखती जैसा कि चलता आ रहा था। अम्मी अब्बू घर से गए तो मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उस रोज वो फिर मेरे पास आया और मेरे सर में मसाज करने लगा। मैं भी खामोशी से लेटी रही। बहुत कोशिश की कि ना सो, मगर शायद उस तेल में बेहोशी की दवा थी, जिसे सूंघते ही मैं बेहोश हो जाती थी। कई घंटों बाद मुझे होश आया था। माँ बाप भी घर आ चुके थे। जब मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग सामने की तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरमान मेरे कमरे में अपने औबाश दोस्तों को ला रहा था, जो मेरे साथ बदकारी कर रहे थे। अपना मकसद पूरा करने के बाद अरमान को उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। ये बात मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटी थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अरमान को गिरेबान से पकड़ लिया, थप्पड़ों की बौछार उसके मुंह पर करती। अरमान खुद बौखलाया हुआ था। अम्मी भी वहीं पर आ गई। अब वो गुस्से से मेरे हाथ पकड़ चुके थे कि होश में तो हो, क्या पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो भाई को? मैंने रोते हुए वो वीडियो उनको दिखाई कि ये जलील इंसान मेरे साथ ये सब कुछ करता है। वीडियो मेरी माँ ने देखी तो वो फर्श पर गिर चुकी थी, जबकि अब्बू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अरमान को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गुस्से और हकारत से कहने लगा कि मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत रही थी। लोग लाखों रुपए तक देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरियात पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोई जा रही थी। अब्बू ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और दोबारा कभी पलटकर इस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर मेरे भाई ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। इस सारे मामले में आखिर गलती किसकी थी?
मेरे माँ बाप की जो पैसा कमाने के चक्कर में घर से और बच्चों से बिल्कुल ही गाफिल हो गए, या फिर मेरी के मैं अपने सौतेली भाई के साथ अकेली उस घर में रहती थी। उसे इतनी इजाजत दे दी कि वो मेरे पास आकर बैठता, मेरे बालों में हाथ फेर लेता, मेरे पांव दबा लेता। इस कहानी को सुनाने का मकसद तमाम बहनों को आगाह करना है कि खुदारा किसी भी रिश्ते पर यकीन ना करें, चाहे कोई सगा रिश्ता हो या पराया। आपको नहीं पता कि आपके साथ कौन सा रिश्ता क्या खेल खेल रहा है। खुदारा अपनी आंखें खोलें, इस मुआशरे की हकीकतों से खुद को रोशनास करवाएं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से मुतालिक आपकी क्या राय है, जरूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।